सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक चाय की प्याली में एक तूफ़ान खड़ा किया गया था और आखिरकार वो तूफ़ान ख़त्म हो गया। इस तूफ़ान की बुनियाद कुछ सवालात थे, कुछ अफवाहें थीं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तकर्रुरी क्यों नहीं हो रही, कब होगी, कैसे होगी, क्या पहले वाइस चीफ दी आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तकर्रुरी होगी, फिर इस अहम ओहदे पर तकर्रुरी होगी। फिर बहुत से नामों पर बहस शुरू कर दी गई और ये मामला भारतीय मीडिया और मगरबी मीडिया तक जेर बहस रहा। बिलाशुबा एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी कि पाकिस्तानी फौज के मुख्तलिफ अफसरान की तस्वीरें दिखा दिखा कर एक अजीब व गरीब बहस शुरू हो गई। इस सूरत हाल में इमरान खान की बहन उज़्मा खान इनसे मुलाकात के लिए आई और इसके बाद इमरान खान साहब का एक तवील बयान आया जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जहनी मरीज करार दे दिया। तो सूरत हाल मजीद संगीन हो गई क्योंकि एक फौजी सरबराह के खिलाफ एक्स पर जारी करदा बयान पर भारतीय मीडिया ने भरपूर प्रोपेगेंडा किया। इसके साथ एक और प्रोपेगेंडा भी चल रहा था कि इमरान खान जिंदा हैं या नहीं और जेल में इनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये बहुत से मामलात इकट्ठे हो गए। अब हुकूमत को चाहिए था कि वो मौसर हिकमत अमली के तहत तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया जो मिलकर कर रहे हैं उसका जवाब देते, जल्दी CDF की तकर्री कर देते, लेकिन उन्होंने कुछ ताखीर की। बहरहाल अब वो मामला खत्म हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे पर मुकर्रर हो चुके हैं। इनके साथ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीह कर दी गई है और जो चाय के प्याले में तूफान था वो खत्म हो गया। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया और वो सामने आया DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुले अंदाज में कहा कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया मगर इन्हें नफ्सियाती मरीज और नार्सिस्ट करार दिया और उन्होंने कुछ अल्फाज कहे जो खास तवज्जो तलब हैं। वो कहते हैं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं ये झूठ और फरेब के जरिए पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार इदारों यानी फौज पर हमला करते हैं। तो झूठ और फरेब का ये कारोबार अब नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि फौज ने अपना नजरिया अवाम के सामने पेश कर दिया, अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया कि तहरीक इंसाफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये पाबंदी का फैसला तो हुकूमत को करना है और हुकूमत भी लगता है कि पूरी तैयारी में है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। इस सारे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें मीडिया के बारे में भी हुई, मैं पहले इनका जिक्र कर दूं। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो मीडिया होता है वो सिर्फ सियासत ही डिस्कस करता है। जब सियासत गर्म होती है तो यकीनन मीडिया यही करता है और जब सियासत गर्म नहीं होती तो मीडिया दूसरे मौज़ूआत को भी डिस्कस करता है। पिछले दिनों कराची में एक मेन हॉल का मामला हुआ जिसमें एक 3 साला बच्चा गिर गया। ये बात जेर बहस रही और मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठे। ये इशू बहुत डिस्कस हुआ। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में और भी बहुत से इशूज़ हैं जिन पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने सैलाब का जिक्र किया, बढ़ती हुई आबादी का जिक्र किया। मेरा ख्याल है कि अगर वो मीडिया को मॉनिटर करें तो वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि हम सैलाब पर महज प्रोग्राम नहीं करते बल्कि सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर वहाँ के मसाइल को भी उजागर करते हैं। न सिर्फ मसाइल को बयान करते हैं बल्कि मुतासरा इलाकों में खड़े होकर बताते हैं कि यहाँ पानी ज़्यादा क्यों आया, पहाड़ क्यों टूटे और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल वगैरह। आबादी का मसला भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब 27वीं यानी तरमीम आएगी और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को तश्कील दिया जाएगा तो इस पर बहस होगी। तो जो मीडिया है वो माशरे का आईना होता है, जो माशरे में हो रहा है हम इसी को डिस्कस करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये आपका मौक़िफ़ है। आपने जिस वजह की बिना पर ये मौक़िफ़ अपनाया है वो तफसील से बयान कर दी है, मगर आप ये भी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ एक अहम सूबे में हुकूमत कर रही है। कौमी असम्बली में इसके मेंबर हैं, सेनेट में इसके मेंबर हैं, सूबाई असम्बलियों में इसके मेंबर हैं। वहाँ वो आरा रखते हैं और कम तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। तो टॉक शोज़ में वो आते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। हमारे एक सहाफ़ी ने DGISPR से सवाल किया कि जिन लोगों को आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं जब वो शाम 7 से 11 बजे तक टॉक शोज़ में बैठकर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखते हैं तो क्या वो दुरुस्त कर रहे हैं? तो DGISPR ने कहा कि मैं आपका पर्दा रखना चाहता था मगर आपने खुद सवाल कर दिया। फिर उन्होंने तनकीद की और कहा कि जी आप 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सिर्फ सियासत डिस्कस करते हैं। मैं चाह रहा था कि मैं इस बात का जिक्र करूं कि हम सिर्फ सियासत नहीं डिस्कस करते, बहुत से मौज़ूआत भी हैं जिन्हें हम बहस में लाते हैं। जब लेबनान पर इसराइल हमला करता है तो हम वहां भी जाते हैं, हम इराक, चचनिया, फ़लस्तीन भी जाते हैं। अपना मुल्क हो तो अगर वज़ीरिस्तान में कोई मसला हो तो वहां भी जाते हैं।
सैलाब आ जाए तो हम बुनीर से लेकर जलालपुर पीरवाला तक सैलाब ज़दा इलाकों तक जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात वहाँ क्यों नहीं की। वहाँ मैंने 2-3 दफ़ा हाथ उठाकर सवाल करने की कोशिश की, मगर मौका नहीं मिला। मैंने मुनासिब समझा कि ये बात वाज़े कर दी जाए। DGISPR ने कहा कि इंडिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मीडिया ने मुत्तहिद होकर जो इंडिया का बयानिया है इसे गलत करार दिया। ये उन्होंने तस्लीम किया, मगर मैंने मुनासिब समझा कि बाकी भी बयान कर दूं कि हम सिर्फ सियासत नहीं डिस्कस करते और हम ये भी बताते हैं कि आपके लिए बड़ा ख़तरा सिर्फ इंडिया नहीं है, आपके लिए बड़ा ख़तरा इसराइल भी है, क्योंकि इसराइल इंडिया का इत्तेहादी और पार्टनर है और इसराइल की साजिशें हम सामने लाते हैं। अब दोबारा इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। तो ये पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्यों बनी, कैसे बनी, इसके बारे में मुखालिफिन का एक बयानिया है। थोड़े दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बयान दिया, इमरान खान को जो लोग इक़्तिदार में लाए इनका भी एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने ये बात क्यों की? इसलिए कि वो समझते हैं कि इमरान खान को जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बहुत से दीगर जर्नल्स ने इक़्तिदार में लाया, और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का नहीं बल्कि इन तमाम जर्नल्स का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने सियासत में खुली मदाखलत की और आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी की। इसकी गवाही शहबाज शरीफ साहब ने भी दी है। उन्होंने 2023 में एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि जुलाई 2018 में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इन्हें बुलाकर कहा कि अगर आप अपने भाई नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत कर दें तो हम आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। जब शहबाज शरीफ ने माजरत की वो अपने भाई के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया। शहबाज शरीफ साहब ये बात पब्लिकली बता चुके हैं और वो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और बाजवा साहब तो खुलेआम कई मौक़ों पर ये कहते कि हमारी फौज भारत का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, मगर हमारी फौज ने बार बार साबित किया कि हम भारत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि इसे शिकस्त भी दे सकते हैं। तो क्या वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? इसका भी फैसला होना चाहिए कि क्या बार बार फ़कत सियासतदान ही नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होंगे। जो इमरान खान ने एक्स पर बयान जारी किया, मैं इसे पूरे तौर पर तस्लीम नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ एक सियासतदान नहीं है जो फौज की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। खुद फौज के बाद जर्नल्स ने भी फौज की साख को कम किया है। अगर ये बात बुरी लगे तो ये हकीकत है। इसलिए सिर्फ इमरान खान का एहतसाब नहीं होना चाहिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ का एहतसाब भी नाकाफी है। इन सब का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने माजी में सियासत में खुली मदाखलत की, और इस मदाखलत का सबसे बड़ा गवाह आज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। तो आप इमरान खान का एहतसाब करें, तहरीक इंसाफ का भी करें, मगर सिर्फ जनरल फैज़ करप्शन के केस में एहतसाब करना काफ़ी नहीं। जिन लोगों ने सियासत में मदाखलत की इनका भी एहतसाब होना चाहिए, और जनरल बाजवा ने जो मदाखलत की इसका भी एहतसाब होना चाहिए। एक और बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाई कि ये लोग अमेरिका या बरतानिया में बैठकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो पहले फौज के बड़े लाडले और फेवरेट थे। ये वही लोग हैं जो पहले हमें गद्दार करार दिया करते थे, एंटी स्टेट कहा करते थे। मुझे गद्दार कहलवाने में ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये गद्दारी का लेबल बड़े लोगों को भी लगा है। फातिमा जना को भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये लेबल दिया गया। बहुत से शोरा व अदीब भी इसका शिकार हुए। तो ये किसी के लिए बहुत बुरी बात नहीं हो सकती, मगर अगर हमें गद्दार समझा जाता है तो हम इसे फख्र समझेंगे कि हमें फातिमा जना की सफ में शुमार किया गया। नवाज शरीफ जब कहते हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान को इक़्तिदार में लाया इनका भी एहतसाब होना चाहिए, तो जब आप किसी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देते हैं तो इनको इक़्तिदार में लाने वालों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि आम पाकिस्तानी ये सोचता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ सियासतदान होता है? क्या ये परवेज़ मुशर्रफ नहीं हो सकता? क्या ये जनरल अयूब खान नहीं हो सकता? तारीख इस हवाले से वाज़ेह है। जब फौज मुल्क के दिफा के लिए दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनती है तो हम फौज के साथ खड़े होते हैं, मगर जब फौज कोई सियासी बयान जारी करे तो फिर इस पर तनकीद का हक भी हमारे पास है। मैं तहरीक इंसाफ का दिफा नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ये भी सोचें कि जिसको आज आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, जब 2018 और 2019 में आप DGMI और DGISI थे तो आपने इसे बड़े दिफा के साथ पेश किया। यकीनन हालात बदल गए हैं। अगर आप किसी एक सियासतदान को इबरत की मिसाल बनाना चाहते हैं तो कोई इबरत की मिसाल एक किसी रिटायर्ड जर्नल को भी बना दें, ताकि आम आदमी ये समझे कि इबरत की मिसाल हमेशा सिर्फ सियासतदान नहीं बनते बल्कि रिटायर्ड जर्नल भी बन सकते हैं। अब एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से फौज की खुली मदाखलत नहीं साबित होती? आर्टिकल 44 की खिलाफवर्जी नहीं? ये एक लंबी बहस है। मैं समझता हूँ क्योंकि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को जहनी मरीज करार दिया, इसके जवाब में DGISPR ने इमरान खान को जहनी मरीज करार दिया, और अब
वो चाहते हैं कि इस जमात पर पाबंदी लगाई जाए। ये पहली बार नहीं जब किसी जमात पर पाबंदी लगाई गई हो। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगती रही हैं, मगर आज हमें ये भी सोचना चाहिए कि फ़ौज सियासत में मदाखलत क्यों करती है। ये एक अहम मौजू है। फ़ौजी जर्नैलों की साजिशों के बारे में मैं बहुत तफसीलात बता सकता हूँ, मगर एक अहम नुक्ता ये है कि अगर सियासतदान खुद फ़ौज को सियासत में मदाखलत पर उकसाते हैं, वो ऐसी तकर्रियाँ करते हैं जो इनके मफाद में हों। आप देखें, हमारे पहले आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया गया। उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने अहम किरदार अदा किया, जो बाद में गवर्नर जनरल बने। इसी के जरिए अयूब खान को तौसीह मिली और फिर मार्शल लॉ आया। अयूब खान ने सोचा कि मार्शल लॉ लगाने के बाद तमाम इख्तियार सिकंदर मिर्जा इस्तेमाल करेगा, तो उन्होंने खुद इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने बाद में जनरल मूसा से काम लिया और फिर जनरल याया खान आए। इसी तरह जब कभी आर्मी चीफ की तकर्री होती है तो सियासतदान ये नहीं देखते कि तकर्री मेरिट पर हो, बल्कि वो ये देखते हैं कि शख्स कितना वफादार है, मेरा हुक्म कितना मानेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976 में जनरल जियाउल हक को सीनियरिटी लिस्ट में से ऊपर उठाया। बाद में जियाउल हक ने इनके खिलाफ फौजी बगावत की और इन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये तारीख है। इसी तरह जब जनरल जहांगीर करामत का नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफ हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो नवाज शरीफ ने मेरिट पर तकर्री न करके जनरल परवेज मुशर्रफ को नीचे से उठाकर लगा दिया। फिर जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, और फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जनरल कियानी को तौसीह दी, नवाज शरीफ ने तौसीह न दी और फिर राहिल शरीफ को नीचे से लगा दिया। तो ये सिलसिला जारी रहा। जब आप आमराना रवैया अपनाएंगे तो सियासी बहरान होते रहेंगे। लिहाजा फौज की सियासत में मदाखलत खत्म होनी चाहिए, मगर सियासतदान खुद फौज को इस्तेमाल करते हैं। अब जो मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, अगर किसी को ये गलत फहमी है कि वो किसी सियासी जमात या सियासतदान के वफादार रहेंगे, तो तारीख इस बात को गलत साबित करती है। ये किसी सियासी जमात के वफादार नहीं होंगे, और ये बात भी इसलिए कह रहा हूँ ताकि हुकूमत पर तनकीद न की जाए कि मुस्लिम लीग नून ने माजी में सीनियर जर्नैलों को आर्मी चीफ बनाया। ये सिलसिला इनके दौर में भी रहा।